इसमें हम पर्यावरण का आगे का देखते हैं। हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। CO2 जो है वो प्रकाश के अवरक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विकिरण के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा में मुख्यतः पराबैंगनी, दृष्टिगोचर विकिरण एवं मतलब दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण होती है। पराबैंगनी है वो, इसमें से नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों को विकिरणें अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं, जबकि दृष्टिगोचर मतलब दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण जो होती है वो पृथ्वी को ऊष्मीय विकिरण के रूप में पहुंचाती है। दृश्य प्रकाश को हम देखते हैं और अवरक्त विकिरण होती है उसको CO2 अवशोषित कर लेती है, और जिससे क्या है, वायुमंडल का ताप बढ़ता है। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तो ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन एवं अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं और शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल पर वापस भेज देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो जाती है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है। इससे लगभग 90% भाग को वायुमंडल के CO2 जो अवरक्त विकिरण है उसका 90% भाग है, उसको वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस अवशोषित कर लेती है। और विगत कुछ वर्षों में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो गई, जिसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस अथवा हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप की अपेक्षा अधिक बनाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के कारण कुछ मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसमें है। इस प्रकार ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा सोख लेती हैं और इसे ठीक उसी प्रकार से यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे ग्रीन हाउस में गिलास शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण का अवशोषित किए जाने के कारण वायुमंडल का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो वायुमंडल गर्म किससे होता है? सूर्य के लघु तरंगों से गर्म नहीं होता है। वायुमंडल पृथ्वी की दीर्घ तरंगों से वायुमंडल गर्म होता है। अतः ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों को अवशोषण तथा उत्सर्जन करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यातव्य है कि ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस हैं, परंतु इनका योगदान बहुत कम होता है। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, इसकी मात्रा बदलती रहती है। उसके बाद है CO2, लगभग 26% योगदान देते हैं ये लोग। मीथेन 4 से 9%, मतलब जलवाष्प, CO2, मीथेन और उसके बाद ओजोन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऐसा है। IPCC ने 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैस माना है। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SF6 और NF3। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में 2 आणविक गैसों के रूप में पाई जाती है और वायुमंडल में बाह्य परत का मुख्य संघटक है। IPCC ने 6 गैसों को माना है: CH4, CFC, N2O, SO2 आदि।
तो जो अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैसें हैं ग्रीन हाउस गैस में CO2 HCH4 है ना, ये है, जबकि अन्य रूप से ना ये है। ग्रीन हाउस गैस की इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित किए जाने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। हरित गृह प्रभाव क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने पर पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है। कौन सी गैस समूह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया है नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड ये है नहीं, टेट्रा नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। वैश्विक तापमान में योगदान कौन दे दें? जलवाष्प, CO2, CH4, O3, N2O, CFC। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। योगदान सबसे ज़्यादा CO2 देती है, उसके बाद CH4, फिर N2O, फिर CFC। आर्गन वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। और वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस अधिकतम है? CO2 सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। CO2 और सबसे ज़्यादा CO2, फिर मीथेन, फिर ओजोन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। CO2, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है। सबसे ज़्यादा योगदान ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन है? CO2। जलवाष्प, प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? जलवाष्प। और योगदान देने की घटना का क्रम, घटता हुआ क्रम क्या है? CO2, उसके बाद मीथेन, उसके बाद ओजोन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर CFC। तो ठीक है। ये हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि। कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है? सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड नहीं देते हैं। मीथेन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जलवाष्प देता है। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होते हैं, एक में से एक से ज़्यादा हो जाएंगे। CO2 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है ना, सभी है। कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है। N2 प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। धान के खेत से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। धान के खेत से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। धान के खेत से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। धान के खेत से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। धान के खेत से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, अम्ल वर्षा के लिए है वो। और कौन सी वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑक्सीजन है नहीं, केवल मीथेन नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी है सभी है, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, उसके बाद ओजोन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद CFC। जलवाष्प CO2, CH4, N2O, CFC। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, CO2 है, प्रोपेन नहीं है, ओजोन भी है। हरित गृह गैस नहीं है, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन। ठीक है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? SO2, N2O है, SO2 ग्रीन गैस नहीं है, CFC है, CO2 है, N2O है। गलत दे दिया। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस से ये परिवर्तन थोड़ी होगा। CO2 की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है।
वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाष्पीकरण ज़्यादा हुआ समुद्रों से, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाएगी, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है और वायु की गति बढ़ जाती है। तो ऐसा है, दो सही है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अपरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है ना। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का कारण, CO2 गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। CO2 पौधे ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं और हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं। वहीं जब भूमंडलीय तापन का वहीं यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक है। मानवीय गतिविधियों वहीं यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक है। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों या मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादपीय सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। CO2 गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा एवं वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल CO2 का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि एवं विकास संभव होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड से पहले ओजोन है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, और क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में सब बहुत अधिक ज़्यादा है, और पिछले दशक में CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। वैश्विक तापन, वैश्विक ऊष्मन CO2 के उत्सर्जन के कारण होता है। 1950 में CO2 की मात्रा 315 ppm थी, वहीं ये मात्रा 415 पहुँच गई है, और मतलब 0.004%, 0.04%। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी में 650 से 950 ppm हो जाएगी, और पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। CO2 मानव जीवन के लिए हानिकारक लाभदायक दोनों है। WNO ने कहा कि पूर्व औद्योगिक जो प्री इंडस्ट्रियल काल था उसमें 278 थी, और उसके बाद संतुलन बना रहता था, वायुमंडल, समुद्र और जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया था। तब है कि मीथेन CO4 गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन जुगाली करने वाले पशु हैं। यह एक हरित गृह गैस है जो कि वायु प्रदूषण एयर पोल्यूटेंट होती है। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। आर्द्रभूमि, समुद्र हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं, और प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 96% भाग आर्द्रभूमि से ही उत्सर्जित होता है। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक उत्पन्न प्रयुक्त किए जाते हैं तो यह तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन क्षरण और प्रदूषण सभी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जलवायु परिवर्तन के लिए सब उत्तरदायी है। तो CO2 सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग करती है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन सबके कारण हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, और जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्न में से क्या है? सभी है। कौन सी गैस तटवीय जीवन के लिए हानिकारक लाभकारी दोनों है? कार्बन डाइऑक्साइड। जुगाली करने वाले पशुओं की आवाज़ से मीथेन उत्सर्जित होती है। वायुमंडल में सभी फसल जैव अवशेषों से सब निकलते हैं। तो यह सौर धधक में वृद्धि है, वो जलवायु परिवर्तन के लिए वृद्धि का कारक नहीं है। जीवाश्म ईंधनों की अधिकाधिक प्रज्वलन है,
और तेल चालित स्वचालितों के साथ की संख्या प्रति विस्फोटन वो भी है। अत्यधिक वनोन्मूलन तो है ही। तो निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। सोलर फ्लेयर में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। मीथेन दीमक की बोम्बी से निकलती है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है मीथेन, और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है मीथेन। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। CO2। निम्न में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए CO2 की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? 0.03% जो है, 0.03% जो है वो उपयुक्त है। पहले इंडस्ट्रियल से पहले 0.0278 थी, अभी 0.04 हो गई है, 415 हो चुकी है अभी। और धान के खेतों में उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापमान से होती है मीथेन। मीथेन गैस निम्न में से किससे निकलती है? धान के खेतों से और दीमक की बोम्बी दोनों से निकलती है। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक है। जुगाली करने वाले पशु मीथेन उत्सर्जित करते हैं। निम्न से विचार कीजिए। और मीथेन के स्रोत क्या हैं? सभी धान के खेत, जुगाली पालतू पशु, कोयले के खनन और आर्द्र भूमियाँ। धान के खेत से मीथेन उत्सर्जित होती है। जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बोहाइड्रेट। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव।